नमस्कार मित्रों। आज के एपिसोड में बात होगी ग्रेटर बांग्लादेश की। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि इस पर हम जल्द वीडियो लेकर के आएंगे। ग्रेटर बांग्लादेश भारत को तोड़ने की साजिश, इसका परिदृश्य क्या है थोड़ा समझते हैं। बांग्लादेश के पास भारत से सीधे उलझने की सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन 171.2 मिलियन से अधिक उसकी आबादी है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आबादी से भी कहीं ज्यादा है, और यह एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी खतरा पैदा कर सकती है। जनसांख्यिकी असंतुलन की इस खाई को और अधिक चौड़ी करने के लिए जहां एक ओर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को डरा धमका कर भगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रेलवेज, हाईवेज, आवागमन के तमाम जो क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां एक समुदाय विशेष को बसाया जा रहा है, जिसमें एक बड़ी संख्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या की भी शामिल है। आपने देखा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के निर्वासन के बाद एक इस्लामिक ताकतों का उदय हुआ है, और भारत के अंदर भी करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या जो रह रहे हैं, वो भी एक ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा हो सकते हैं। और यह सब मिलाकर के आंतरिक सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती मिल रही है, और इस कूट योजना में कई खतरे छुपे हुए हैं। बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है, कट्टरपंथियों की जो विस्तारवादी बयानबाजी आजकल देखने को मिल रही है, सीमाओं पर बढ़ते जो जनसंख्या असंतुलन के तमाम दबाव हैं, तमाम चाहे आसाम के जिले हों या पश्चिम बंगाल के जिले हों, जितने भी जनपद या त्रिपुरा के जिले हों जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, उसमें एक बहुत ही दबाव चल रहा है, और भारत के अंदर भी उनको सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और देश विरोधी जो ताकतें हैं वो भी साजिश में लिप्त हैं। सरकार और समाज के लिए एक गहन चिंता का विषय है। आज के एपिसोड में इसी पर केंद्रित होकर हम बात करेंगे। ग्रेटर बांग्लादेश में जो राज्य शामिल हैं, जो उनका एक कंसेप्ट मिलता है, उसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यानी पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत और बिहार, उड़ीसा, बंगाल, सिक्किम, ये सारा मिलाकर के उन्होंने एक ग्रेटर बांग्लादेश, एक बृहद बांग्लादेश की कल्पना कर रखी है कि ऐसा हमें बनाना है। अब हम आते हैं कि इन सब चीजों में सहयोगी क्या है, सहयोगी कारकों का हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कारक है अवैध घुसपैठ। अब अवैध घुसपैठ एक बड़ी समस्या भी है भारत की। इसके कारण क्या है, अवैध घुसपैठ हो कैसे रहा है? तो हम देखते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच एक लंबी सीमा है, और वो खुली हुई है ज्यादातर जगहों पर। उसका लाभ उठाते हैं घुसपैठे। आर्थिक अवसरों का आकर्षण है। बांग्लादेश एक गरीब देश है, भारत में उनको रोजगार के ज्यादा साधन मिल जाते हैं, और इस आकर्षण से लाखों बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसपैठ करने के लिए प्रेरित होते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उग्रवादी संगठन है, वो साजिशन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनका संगठन देश के अंदर भी काम करता रहता है। आईएसआई हो, चीन हो, या जो अभी कुछ आईएसआई की, सीआईए की भी गतिविधियां इसमें इन्वॉल्व मिली हैं, इनकी भी कहीं कहीं इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। किस तरह भारत को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए। भारत के कुछ राजनीतिक दल भी हैं, और भारत की जो धर्मनिरपेक्ष नीतियां हैं, ये भी कहीं कहीं घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं। 1992 में उस समय
चीफ मिनिस्टर थे ज्योतिर्मय बसु साहब पश्चिम बंगाल के, उन्होंने स्वीकार किया था और कहा था कि 1977 से 1992 के बीच बीएसएफ ने लगभग 2,35,000 बांग्लादेशियों की पहचान की थी, और जिसमें 1,64,000 के आसपास मुस्लिम और 67 से 68,000 हिंदू थे। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि घुसपैठिए अधिकांश मुस्लिम होते हैं और वो धार्मिक शरण के बजाय आर्थिक अवसरों की तलाश में भारत में घुसपैठ ज्यादा हो रही है। ये इस आंकड़ों से भी पता चलता है। अब ये जो जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है उस पर हमें देखना पड़ेगा कि इसके कारण ये जो बृहद बांग्लादेश का कंसेप्ट है वो कैसे जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो ये मुद्दा केवल अवैध प्रवास और आर्थिक जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो मुख्य विषय है वो जनसांख्यिकी बदलाव ही है। बढ़ती मुस्लिम आबादी भारत की सीमावर्ती राज्यों में उसकी सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, और वोट बैंक के लालच में राजनीतिक दलों ने भी इनका खूब समर्थन किया है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, बताया था कि मुर्शिदाबाद में, मालदा में, उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर में, ये सारे डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से लगे हैं। दक्षिण और उत्तर जो 24 परगना का क्षेत्र है, नादिया का क्षेत्र है, कूच बिहार का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के एक बड़ा क्षेत्र, उसके जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें बहुत ही अधिक संख्या में ये जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है, और यह असम में भी हुआ है। पांचजन्य की रिपोर्ट में ये बात आई है कि असम के 9 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और मुस्लिम समाज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री विश्व शर्मा जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी बन गया है, और ये पिछले कुछ वर्षों 15-20 वर्षों के अंतराल में बहुत कुछ हुआ है। इसी से जानते हैं कि चिकन नेक कॉरिडोर गुजरता है जो भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, और बड़ा संवेदनशील क्षेत्र। इस पर चाइना की भी नजर है, इस पर आईएसआई की नजर है, बहुत सारे लोग नजर है, क्योंकि इससे भारत को पूर्वोत्तर भारत से काटना एक आसान लगता है लोगों को। और मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, शरजील इमाम जैसे लोग जो आज जेलों में बंद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण देते हैं कि चिकन नेक हमारा है, हम जब चाहेंगे भारत से अलग कर देंगे, और उन्होंने कहा भी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत से असम को काट दें। इस योजना पर केवल शरजील इमाम काम नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे एक लंबी कतार है जो देश विदेश तक जुड़ी हुई है। तो ये जो बयान आ रहे हैं इससे बृहद बांग्लादेश और भारत को तोड़ने के जो मंसूबे हैं, साजिश हैं, उससे कोई शक और शुबा की गुंजाइश रह नहीं जाती है, क्योंकि ये लोग खुल करके उसको बता रहे हैं, उसके नक्शे शेयर हो रहे हैं, उसके बाकायदा सारे सिस्टम देखने को मिलते जा रहे हैं, और ये बढ़ता जा रहा है इनका आईएसआई का जो बनाया हुआ चक्रव्यूह है, जिसमें रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, बहुत सारे इंसर्जेंट्स हैं, उन लोगों को ये लामबंद कर रहे हैं बांग्लादेश के पक्ष में, भारत के विरोध में। म्यांमार में आप देखें कि वहां भी जो अराकान की पहाड़ियों का क्षेत्र है, जो रखाई प्रांत है, वहां भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, चाहे अराकान आर्मी की बात हो, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी की बात हो, या रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई के निर्देश में काम कर रहे हैं। वहां उन्होंने जब म्यांमार में तकलीफ ज्यादा पहुंचाई थी, म्यांमार से उनको भगाया गया, और इनका लिंक बहुत पहले से ही बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों से रहा है। जो आर्म्ड पुलिस बटालियन है बांग्लादेश की, जो डीजीएफआई है, सेना पुलिस का जो महानिदेशालय है, और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, उनसे इनके संबंध पाए गए हैं। और बांग्लादेश के उद्देश्यों में रोहिंग्या कहीं कहीं सहायक हैं।
और म्यांमार से भागने के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेश में भी आए हैं। सीमा पर देखें तो वहां गौ तस्करी भी बहुत होती है, इसके बहुत वीडियोस आते रहते हैं। बीएसएफ की सुरक्षा में सेंध लगा करके लोग सीमा पार करते हैं और कहा तो ये भी जाता है कि बीएसएफ भी वहां कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके जानकारी में भी बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन ये सरकार का विषय है, जांच का विषय है कि ये कहां तक सत्य है। आपको बताना चाहूंगा कि 1983 में एक आईएमडीटी एक्ट बना था और ये इंदिरा जी ने, उनकी सरकार ने संसद में इसको अधिनियमित किया था और यह अधिनियम अवैध प्रवासियों, खासतौर से बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनका पता लगाने के लिए और उन्हें असम से बाहर निकालने के एक प्रक्रिया का वर्णन उसमें किया गया है अधिनियम में। और मुख्य रूप से यह असम आंदोलन से प्रभावित उन अल्पसंख्यकों को जिनको ये माना गया, कांग्रेस सरकारों ने ये माना कि अनुचित उत्पीड़न के खिलाफ उन्हें सुरक्षा देना चाहिए। उस समय असम में उल्फा का एक प्रभाव था और वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आया था और उन्होंने जो बाहर से आए मुस्लिम या नॉन असमीज थे उनके खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे और उनको बाहर करने की लगातार मांग कर रहे थे। इस अधिनियम से ये कांग्रेस ने व्यवस्था बनाया कि जो इस आंदोलन से प्रभावित है उनको किस तरह से आंदोलन के उत्पीड़न से बचाया जाए, और यह केवल असम में लागू किया गया था यह अधिनियम, जबकि अन्य राज्यों में जो विदेशी पहचान का अधिनियम 1946 है वो काम कर रहा है। और इसमें 25 मार्च एक प्रावधान किया गया था कि 25 मार्च 1971 के पहले जो भारत में आ चुके थे ऐसे प्रवासियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और 1971 के बाद जो आए हैं उनके लिए भी पूरी जांच पड़ताल के बाद निर्वासन के बारे में विचार किया जाएगा, अर्थात निर्वासन की प्रक्रिया भी कठिन बना दी गई थी। इसलिए इस अधिनियम के कारण असम से अवैध प्रवासियों को निर्वासित करना लगभग ना के बराबर हो गया था, बहुत कठिन काम हो गया था। लेकिन 2005 में सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और कहा कि ये जो अधिनियम है ये अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन में मुख्य बाधा और अवरोध है और उसको उन्होंने हटा दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को लाभ पहुंचा रहा है। तो यह कांग्रेस सरकार में एक पाप यह भी हुआ था। आज का विश्लेषण अगर हम करते हैं तो देखते हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बांग्लादेश की आकांक्षाएं केवल बांग्लादेश की नहीं है, एक व्यापक रणनीति और साजिश का हिस्सा है। इसे चीन, पाकिस्तान और इनके साझा हितों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम ये सभी भारत की आर्थिक सामरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं और पिछले कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों में जो जनसांख्यिकी बदलाव हुए हैं उसके निहितार्थ को भी समझने की जरूरत है। कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह है भारत का, दक्षिण पूर्व एशिया का वो प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में अगर कुछ होगा, कोई अस्थिरता होगी तो उसके बड़े घातक परिणाम होंगे। बांग्लादेश के पास अपनी सीमाओं के भौतिक विस्तार के लिए सैन्य क्षमता तो नहीं है, लेकिन भारत पर डाले जाने वाले उसके जनसांख्यिकीय दबाव एक प्रकार से अघोषित युद्ध जैसे हैं। इसे तत्काल योजनाबद्ध तरीके से निपटना होगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामवादियों का कब्जा और जो ग्रेटर बांग्लादेश का जो बार बार सुर्खियों में आ रहे हैं उनके जो बयान हैं, भारतीय नीति निर्माताओं के लिए एक चेतावनी है। इसे भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। भारत को सीमा की सुरक्षा मजबूत करना होगा। अवैध घुसपैठ, तस्करी और जितने भी लीकेज हैं वो बंद करने होंगे। कट्टरपंथी विचारधारा के लोग चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उन्हें शक्ति से निपटना पड़ेगा उनके साथ। डेमोग्राफी का जो असंतुलन है दिन प्रतिदिन खतरनाक समस्या बनती जा रही, तत्काल इसके सरकार के उपाय भी ढूंढने होंगे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से जो गैर मुस्लिम लोगों का पलायन हो रहा है उनको रोकने के लिए उनकी सुरक्षा का प्रबंध करने की व्यवस्था करनी होगी
और असिन बिराथू आप नाम जानते होंगे, जिन्होंने म्यांमार से रोहिंग्याओं को भागने के लिए मजबूर किया। ऐसे बिराथू की तरह कुछ सामाजिक चेतना का उद्घोष होना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान करने, उन्हें बाहर निकालने में समाज को भी सरकार की मदद करने के लिए आगे आना होगा। बंगाल आदि राज्यों की जो सरकारें हैं उन्हें भी बाध्य करना होगा कि देश विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने और उन्हें बाहर करने में केंद्र सरकार की वो मदद करें। भारत दक्षिण एशिया में भारत को उलझा करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक और सामरिक विकास की प्रतिस्पर्धा से बैकफुट पर ले जाने की जो विदेशी साजिश है, इसे भी भारत सरकार को समझना होगा, इससे भी निपटने के उपाय करने होंगे। ये सारी चीजों पर सरकार को तत्काल ध्यान देना होगा और मैं समझता हूं कि गंभीरता से सरकारें इस पर विचार कर रही होंगी और विचार करेंगी। आगे फिर किसी एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दों पर बात होगी। आज इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी प्रेषित करते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।